क्या हुआ? इसको फोन किया था ना, हाँ। उसको लास्ट में ऐसा कहना था कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज, आई विल कॉल योर फादर लेटर। हाँ, फिर बोलना था ऐसा, कॉल करना था? बोलना था। नहीं नहीं, अरे मेरे को सीरियस था ना कि मैं ये ओके शुक्ला, थैंक यू, लेट्स बिगिन। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया? कितना आया? 36 मिनट्स कर दिया, कर दिया। तुम्हारा घर इधर ही पास ही है? तुरंत आ गए हैं। हो गया, हो गया, वो कर लिया हमने। हाँ उसी पे। चलो टॉपिक है हीट एक्सचेंजर्स। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल्स देखो, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टीम कंडेंसर्स। फॉर एग्जाम्पल स्टीम कंडेंसर्स क्या होता है? साइकिल, आपको पूरा वो साइकिल आता है, रनकाइन साइकिल पता है? रनकाइन साइकिल जानते हो पूरा? एंड में स्टीम को कंडेंस करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ भाई रतुड़ी, स्टीम क्यों कंडेंस करते हैं एंड में? ये देखो, रुको रुको रुको, ये प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन है ना। 1 2 3 4 5 6 और हाँ ठीक है, तो 6 से 1 है H6 माइनस H1, एंथैल्पी माइनस करी, तो ये बेसिकली कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये साइकिल याद है कि बताऊं थोड़ा सा? याद है? वेरी गुड, पंप का करेक्ट। H2 माइनस H1 इज पंप वर्क। पंप वर्क बड़े होते हैं कि कंप्रेसर वर्क्स फॉर सेम मास फ्लो रेट? कंप्रेसर वर्क बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ये वर्क्स होते हैं ना, कंप्रेसर वर्क, ये वर्क होता है रो, याद आया? हाँ वी, हाँ ठीक है, गुड। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, याद आया? पीडीवी। तो जो पीडीवी बहुत बड़ा होता है इन केस ऑफ गैसेस, पीडीवी बहुत छोटा होता है इन केस ऑफ लिक्विड्स। बहुत बड़ा, बहुत छोटा। तो इसके बड़े या छोटे होने पे क्या निर्भर करेगा? वर्क डन। कंप्रेसर में इतनी गैस का वो इतना सा बना देता है, तो आपने वॉल्यूम चेंज कितना कर दिया? बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज। पानी की इतनी वॉल्यूम है, कुछ नहीं कर सकते आप, मिनिमम मिनिस्टिकल वॉल्यूम चेंज होता है। इसलिए वर्क डन बाय पंप फॉर सेम मास फ्लो रेट सेम प्रेशर्स एंड वर्क डन बाय कंप्रेसर फॉर सेम मास फ्लो रेट सेम प्रेशर्स इज ह्यूज। कंप्रेसर्स बहुत एनर्जी खा जाते हैं, उसका रीजन क्या है? पीडीवी। ओके, पढ़ा है ना? थर्मल में बताया था किसी ने कि नहीं? भूल गए? चलो एनीहाउ, क्लियर हो गया। आप बताओ मेरे को कि 6 से 1 कंडेंसेशन हो रही है रनकाइन साइकिल में। कंडेंसेशन क्यों करते हैं बताओ? बोलो बेटे, क्यों करवा रहे हो लिक्विड फॉर्म में? क्योंकि सर अगर हम लिक्विड फॉर्म में नहीं कराएंगे तो वो गैस में जाएगा, और गैस में उसमें कंप्रेशर बहुत ज्यादा। दोबारा बोलो, अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं करेंगे तो? देखो, अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं करेंगे तो गैस में जाएगा, और गैस में कंप्रेशर वर्क ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक पंप पर ज्यादा करना पड़ता है। there is no compressor in Rankine cycle, Bati. Compressors are there in Brayton cycles, efficient cycles. Rankine cycle में there is no compressor. You are not compressing gas or a steam.
हाँ सर, चलो। पंप वर्क होता है लिक्विड में कम होता है। चलो अब लॉजिक समझो इधर देखो। ये है जी आपका, पहले तो ये बॉयलर आ गया, हीट एक्सचेंजर को ऐसे लगाते हैं, बॉयलर से स्टीम बनी और वो गई सीधा टरबाइन में, गई ना, ठीक हो गया। टरबाइन से स्टीम निकली, वो गई कंडेंसर में, फिर पंप, और फिर it goes back to the boiler. So this is boiler, this is turbine, turbine produces work. Okay, पता है ना सबको? देखो प्रैक्टिकली बताऊंगा तुम्हें। This is turbine, this is condenser, this is pump, ये साइकिल है। अब यहां से देख के बताओ कि कंडेंस क्यों करना पड़ा। जो तुम बोल रहे थे बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक, टेल मी। ताकि उससे क्या फायदा होगा? पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी कहां से आता है? पंप की प्रेशर बढ़ाने की, ये भी एक लॉजिक। बिल्कुल, दिस इज करेक्ट। प्रेशर, पंप को प्रेशर क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि क्योंकि प्रेशर क्यों बना रहे हो? लिक्विड में ज्यादा प्रेशर से क्या फायदा है? अच्छे से नहीं किया धर्मल तुमने। लिक्विड को हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि तुम्हारे बॉयलर में ना, इस पॉइंट पे जब पानी को बॉयलर के अंदर घुसाना है ना, तो बॉयलर इज ऑपरेटेड एट वेरी वेरी हाई प्रेशर्स। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हाई प्रेशर? ये एडवांटेज देखो इधर, ये लेटेंट हीट है। पहले इतने प्रेशर पे इतनी लेटेंट हीट, कम 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 कम, जीरो। समझे बात? दोबारा बताता हूं, जितना प्रेशर बढ़ाओगे लेटेंट हीट, इसलिए बॉयलर को, मैं सिंपल क्वेश्चन करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑपरेट करके फायदा है या हाई प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बहुत लेटेंट हीट खा जाएगा पानी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, ऑफ कोर्स दैट इज द रीजन, तभी तो हम बॉयलर को हाई प्रेशर पे चलाते हैं। सी ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, यूज योर ब्रेन, यूज योर लॉजिक। हमें जब तुम थर्मल प्लांट चलाओगे ना, लेट से तुम वो लाला हो जिसका थर्मल प्लांट है, तो तुम क्या देखोगे? पैसा। भैया कोयला बता कम कैसे खाएगा? कम खिलाने का तरीका यही है, इकोनॉमी। ये कोई ऐसे थोड़ी है एक बार में चला दिया प्रोजेक्ट खत्म, अब हम आराम से बैठ जाएंगे। सालों साल चलते हैं, और सालों साल जब चलते हैं तो रनिंग कॉस्ट्स मैटर्स अलॉट। कहाँ तुम्हें एक यूनिट 50 पैसे का पड़ना है, कहाँ तुम्हें एक यूनिट 2 रुपए का पड़ना है? तो 50 पैसे वाला बेनिफिट है ना, तो फिर यू विल रन द बॉयलर एट हाई प्रेशर्स, प्रोवाइडेड यू हैव द, ऐसा नहीं है कि वो उठा के किसी भी बॉयलर को कोई भी हाई प्रेशर दे दिया। यू हैव स्पेसिफाइड बॉयलर्स फॉर स्पेसिफाइड प्रेशर्स। कुछ बॉयलर 50 केजी पे चलते हैं, कुछ बॉयलर्स 200 केजी पे चलते हैं, इट डिपेंड्स। समझिए बात समझ में आई? वो डिपेंड करता है कि लाला जी ने कितने केजी वाला बॉयलर लेना है, यानी कि कितनी लेटेंट हीट खिलवानी है उसको। क्लियर? ओके, नाउ इट मींस जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपकी लेटेंट हीट कम होती चली जाएगी, एंड यू ट्राई टू मिनिमाइज द कोल इनपुट। कोयला कम खर्च करना पड़ेगा पानी की भाप बनाने के लिए। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर हो गया? ओके यार, इंटरेस्टिंग नहीं लगती तुम्हें चीजें? ये कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ाई की है तुमने, बट ये बहुत ही, दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। वंस यू गो इनटू इंडस्ट्री, एक बार लेट से तुम्हें किसी थर्मल प्लांट में ले लिया, ये चीजें कोई नहीं बताएगा, वहां झोंक देंगे तुम्हें, चल भाई साहब यहाँ खड़ा हो जाओ और बॉयलर ऑपरेशंस चल रहे हैं, आप मैनेज कीजिए, ओके बाय टाटा। ये बॉयलर क्या होता है? वहां ऐसा कोई नहीं देख रहा है ना। इनफैक्ट वो इंटरव्यू में पकड़ लेंगे कि इसको कुछ आता नहीं है ना। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनटीपीसी पता क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। दे हैव ब्रिलियंट इंजीनियर्स हु वर्क डे एंड नाइट टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी। वो प्लांट्स चलाते हैं, वो ऑपरेट करते हैं। ओके, टर्न की बेसिस पे उनका काम होता है।
वो बॉयलर को मैन्युफैक्चर किसने किया? BHEL, भेल जिसको बोलते हैं। बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, पंप, सब किसने बनाया? भेल। उसका इंस्टॉलेशन किसने किया? NTPC ने और भेल ने मिलके। उनके कमीशनिंग इंजीनियर्स आते हैं, इनके न्यूली रिक्रूट इंजीनियर्स आते हैं, प्लांट खड़ा कर देते हैं। अब भेल का काम खत्म, भेल घर चला गया, क्योंकि भेल तो बनाता है। भेल इज नॉट सपोज टू ऑपरेट। NTPC क्या करेगा? उसको सालों साल चला के मुनाफा कमाएगा। ठीक है, वो सरकार को बिजली बेचता है, सरकार को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को। NTPC का एक प्लांट, थर्मल प्लांट है कुछ उत्तराखंड में? है, बताओ। देयर इज नो थर्मल प्लांट इन उत्तराखंड, बट देयर आर थर्मल प्लांट्स इन ये यमुनानगर है ना तुम्हारे पास, बहुत बड़ा वहां पे एक थर्मल प्लांट है यमुनानगर में। ट्रेन से कभी जाओगे सहारनपुर से यमुनानगर, राइट साइड पे मुंडी करोगे नजर आ जाएगा। ठीक, यूपी में बहुत से कोल थर्मल प्लांट्स हैं, राजस्थान में बहुत से कोल थर्मल प्लांट्स हैं, पंजाब में बहुत से कोल थर्मल प्लांट्स हैं। यहाँ हाइड्रो है क्योंकि यू डोंट नीड इट। आपके पास बहुत पानी है, पहाड़ है, पानी है, तो वहां से आप क्या करते हो? बांध बना के नीचे से टरबाइन, पेन स्टॉक डाल के टरबाइन पे डाल के टरबाइन घुमा लेते हो। टरबाइन घूम गई तो मतलब एनर्जी बन गई। ठीक है, और वो जो पानी वहां से डिस्चार्ज हुआ उसको तुमने बाहर नदी में बहा दिया, टेल स्टॉक बना के उसको वहां से निकाल देते हो। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सो दिस हाँ, अब कंडेंस पे आते हैं। कंडेंस क्यों कर रहे हैं अब बताओ, अब तुम्हें आंसर आना चाहिए। हाई प्रेशर में काम करेगा, हाई प्रेशर में तो वो वापस पंप में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि ये वहां पर ना थोड़ी सी नहीं होती, बहुत होती है, कॉन्टिन्यूस है, स्टेडी साइकिल है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो इतनी सारी पानी, पानी का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? अंडरग्राउंड वाटर। या तो भाई नीचे से पानी खींचो, बहुत अमीर तो हम है नहीं कि पानी साला तो हाथी है, खाली कर देगा 2 साल में सारी जमीन का पानी। यस, इसलिए यू हैव टू रीयूज इट, ये वर्ड चाहिए था मेरे को। सर कंडेंस पानी, पानी का करेंगे क्या? अगर यूज नहीं करेंगे तो यूज ही करेंगे। दिस वाज द वर्ड आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि ठीक है जी कंडेंस कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कंडेंस क्यों कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। द मेन रीजन इज आपको पानी चाहिए टू रन द प्लांट। और एक और बात बता देता हूँ आपको प्रैक्टिकली, ये स्टीम जितनी कंडेंस करते हैं और जितनी ये खा जाती है टरबाइन, दोनों में डिफरेंस आता है। वो लॉसेस होते हैं, वो वो क्या बोलते हैं उनको, वो ऐसे लॉसेस हैं जिनका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हीट रिजेक्टेड करने के लिए क्या, समझ नहीं आया मेरे को, समझ में आई? तो हल्का सा पानी आप ऐड करते हो, उतना ही ऐड करते हो जितना आपको साइकिल चलाने के लिए चाहिए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द वाटर कम्स फ्रॉम द कंडेंस्ड स्टीम। तो पानी चाहिए, इसलिए स्टीम को कंडेंस करना जरूरी है। ओके, अब तो क्वेश्चन एक और देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी मिली इतनी, है ना, और ये माना जाता है ये वर्क डन है, दिस इज द वर्क दैट यू गॉट, है ना। आपने क्या किया, ये पूरे में से इतना माइनस कर दोगे तो ये वर्क डन मिल जाता है हमें। अब अगर मैं ये लो प्रेशर होते हैं ना, ये हाई प्रेशर है तो ये लो प्रेशर है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर और नीचे ले जाऊंगा तो आई एम इंक्रीजिंग द वर्क आउटपुट, एम आई राइट? इसलिए कई कई बार आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि कंडेंसर को वैक्यूम में क्यों रखा जाता है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों रखा जाता है? आंसर ये है कि जब आप उसको, ये आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेटर से, और वैक्यूम में और बाहर लेके जाओगे तो यहाँ पे आएगी वो लाइन, यानी कि आपने वर्क डन को क्या किया, बढ़ा लिया। टरबाइन के एग्जिट पे हमेशा वैक्यूम मिलेगा, टरबाइन के एग्जिट पे हमेशा वैक्यूम मिलेगा। क्यों? ताकि आपका वर्क आउटपुट इज मैक्सिमम। स्टीम को बाहर निकालने के दो रास्ते हैं, या तो एटमॉस्फेरिक पे बाहर निकाल दो या फिर वैक्यूम में बाहर निकालो, तो हम वैक्यूम में बाहर निकालते हैं। ओके, उससे क्या बढ़ा लिया हमने, वर्क आउटपुट को बढ़ा लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब निकाल लिया बाहर, अब आ गई स्टीम बाहर, लेकिन ये स्टीम जो है, दिस इज स्टीम, दिस इज नॉट वाटर, आई वांट टू मेक इट वाटर, इसलिए आई एम यूजिंग अ कंडेंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? अब कंडेंसर ही कैसा होता है इधर देखो। हम्म,
यहां से आया कोल्ड वाटर इन, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर आउट, कोल्ड वाटर इन हॉट वाटर आउट। लेकिन इसने हीट गेन पता कैसे की, हीट गेन पता कैसे की, इसने हीट गेन की ऐसे, ये जो है ना, जो टरबाइन आएगी, टरबाइन से स्टीम निकलेगी ऐसे आएगी, ये आई स्टीम, ऐसे फैल जाएगी और ट्यूब्स के सरफेस के साथ कांटेक्ट करेगी। और ट्यूब का सरफेस क्या है, ठंडा। जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगी क्या हो जाएगी, बोलो, जैसे ही कांटेक्ट में आएगी कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस हुई तो ग्रेविटी के कारण कहाँ गिरेगा वो पानी सारा, नीचे। ऐसे ऐसे पानी सारा ये यहां से नीचे गिर जाता है। यहां से फिर वाटर निकलता है। जब ये वाटर निकला तो इसको आप एक हेडर में डाल के वो वापस अपने पंप में ले गए और पंप से फिर वापस बॉयलर, बॉयलर से, समझ में आया। इस हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं, जैसी स्टीम कांटेक्ट में आती है, ठंडे पाइप के कांटेक्ट में आती है, वो कंडेंस हो जाती है। ये सब टेम्परेचर्स प्रीफिक्स्ड होते हैं। प्रीफिक्स्ड मतलब एक कोल्ड वाटर की एक रेंज है, हॉट वाटर की एक रेंज है। जब साइकिल आपका स्टडी हो जाता है तो ये टेम्परेचर्स फिक्स होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, निगाह रखनी है कि सारे पैरामीटर्स एज पर रिक्वायरमेंट सामने दिख रहे हैं कि नहीं। बड़ा सा एक कंट्रोल पैनल होता है, वहां पे आप अलग अलग टेम्परेचर्स, प्रेशर्स वगैरह देखते रहते हो। जब तक सब सही चल रहा है सब सही है। ओके, क्लियर हो गया। ओके, अच्छा, नाउ ये हीट एक्सचेंजर को, इस टाइप की हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं शेल एंड ट्यूब। ये यूज होते हैं कहाँ पे, ये यूज होते हैं कंडेंसर्स में, शेल एंड ट्यूब। ठीक, हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। और अब हम इसमें इसमें आगे जब आप पढ़ोगे आप देखोगे कितना हीट ट्रांसफर हुआ आपस में। हम फिर क्या करते हैं, जितनी स्टीम एक घंटे में कंडेंस हुई या पर सेकंड कंडेंस हो रही है, और जितना हीट पानी ने गेन किया, ठंडे पानी ने, क्योंकि ठंडा आया गर्म बाहर गया, उसके संपर्क में आके गर्म बाहर गया, तो ठंडे और गर्म के बीच में आपस में एक डिफरेंस है, हीट का डिफरेंस है, टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2, MC T1 माइनस T2। और उधर से स्टीम कंडेंस हुई, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी डिफरेंस ऑफ द स्टीम, वो जो चार्ट से निकालते हैं। इससे आपका क्या आ जाता है, यू गेट टू फाइंड द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम, कितना स्टीम कंडेंस हुआ एक सेकंड में, और उससे एक घंटे में निकाल लेते हैं। क्लियर हो कॉन्सेप्ट, गुड, ओके। नो कंडेंसर इज एन, लिखो ये सारा आपने कर लिया, नोट नहीं किया कुछ भी, लो करो फिर, करो नोट करो, सारा सारा नोट करो।
हो गया सबका डन। Condenser is an essential equipment. Condenser is an essential equipment in any thermal plant running on Rankine cycle because the exhaust pressure of steam on the turbine exhaust side is maintained low. Hence, to convert that steam into liquid, condenser is required. Various examples of heat exchangers used in thermal power plants are condenser. क्या बॉयलर भी हीट एक्सचेंजर है? बॉयलर बोलो बेटे, इज बॉयलर अ हीट एक्सचेंजर? बॉयलर का काम क्या है? क्या कर रहा है बॉयलर? पानी को बॉयल कर रहा है, तो हीट एक्सचेंज के बिना हो जाएगा क्या? हीट एक्सचेंज तो कर ही रहा है। कंडेंसर, बॉयलर। और छोटे छोटे होते हैं आपके प्री हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर। अब हम जब क्लास में पहले दिन आए थे, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सुपर हीटर का, याद आया? सुपर हीटर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर, कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो? याद आ गया? सुपर हीटर जो क्या करता है, स्टीम को सुपर हीट करता है, वो रेडिएशन हीट ट्रांसफर से सुपर हीट करता है। याद आ गया? गुड। वो भी एक हीट एक्सचेंजर। ये सब सी रैंकिन साइकिल इज ऑल अबाउट हीट एक्सचेंज। कोयला आपके पास सोर्स है और पानी आपका रिसीवर है, रिसीवर ऑफ द हीट। कोयले को जलाया, फ्लू गैसेस बनाई, पानी ने हीट रिसीव की, पानी को हाई प्रेशर पे स्टीम बना ली, उस स्टीम को किस पे डाल दिया? टरबाइन पे डाल दिया। तो हर जगह पे हीट एक्सचेंज है इन केस ऑफ अ रैंकिन साइकिल। क्या इसमें हीट एक्सचेंज है हर जगह पे? हाँ, एक्सचेंज तो कर ही रहा है। एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज, लेना देना चल रहा है ना उसमें। कहाँ कहाँ पे हीट एक्सचेंज करता है ये पता है? चलो इसका साइकिल बनाता हूँ। वेरी गुड, गुड। याद आया कुछ? 1 2 3 4। कंप्रेशन, दिस इज कंडेंसेशन, आइसेंथैल्पिक थ्रोटलिंग प्रोसेस एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, हाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल सकते हो, या मोटा मोटा इवेपोरेशन। ठीक, ओके। नाउ ये पता कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? वेरी गुड, ये यहाँ पे हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर? रूम में क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। देखो ये जो गैस होती है ना रेफ्रिजरेंट, बड़ी स्पेशल गैस होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट पता कितना होता है? बताओ कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका? -20, -30 इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? -20, -30 क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है,
इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, नहीं तो इसको गैस ना बोलते। रेफ्रिजरेंट आगे वर्ड यूज करते हैं कि ये स्पेशल है, इज नॉट अ सिंपल गैस, इट्स अ रेफ्रिजरेंट गैस। R21, R22, R11, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, दीज आर ऑल रेफ्रिजरेंट्स। नाइट्रोजन, अमोनिया, ओके। नो, यहाँ पे तो ये प्रोसेस हो रहा है, तो फिर बॉइलिंग कहाँ हो रही है? इसकी बॉइलिंग कहाँ हो रही है? इसकी बॉइलिंग हो रही है छत के ऊपर, जहां पे कंप्रेसर पड़ा है। वहां पे दो काम हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, पूरा सर्कल समझ में आएगा, गेम पूरी समझ में आ जाएगी। ये प्रेशर याद रखना 4 बार है, ये 1 बार है, और गैस का जो टेम्परेचर है वो -20 है अप्रोक्सीमेटली, कंडेंसेशन बॉइलिंग के टाइम। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां से शुरू करते हैं। गैस है एट 1 बार, उसको कंप्रेस किया हाई प्रेशर पे, दो पॉइंट पे ले गया मैं। ठीक है, अब क्यों किया तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि कंप्रेस करने की जरूरत क्या है। जब 2 पे ले गया तो 2 पे 1 से लेके 2 का जो काम है ऊपर हो रहा है। इस कमरे से जो ये गैस बाहर जा रही है वो 1 पे बाहर जा रही है, हीट लेके, यानी कि अपना बॉयल होके वो गैस कहां जा रही है? ऊपर। ऊपर कंप्रेसर के इनलेट पे जाएगी, वो क्या करेगा? उसको कंप्रेस, कंप्रेस करके फिर वो गैस आएगी आगे। वो कंप्रेस हुई तो क्या क्या बढ़ गया? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गए। और वो मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है। उसका प्रेशर तो ये है, और उसका टेम्परेचर जब गैस को 4 बार पे ले जाते हो, इतना सा कर देते हो, तो उसका टेम्परेचर हो जाता है करीबन करीबन 60 डिग्री सेल्सियस। 4 बार 60-70 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रेफ्रिजरेंट। 60 बार 60 डिग्री सेल्सियस पे जब वो एयर है वहां पे, गैस है वहां पे, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? कंडेंस, कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंस करने का मतलब क्या? हम उसको क्या बनाना चाहते हैं? लिक्विड। अच्छा, कोई गैस लिक्विड कंडेंस कब होगी? जब वो हीट गेन करेगी या वो हीट लूज करेगी? लूज करेगी। तो गेन कौन करेगा? बाहर कौन है? एयर है। तो जो उसका जो पंखा है ना, उसके जब बाहर हाथ लगाओगे गर्म गर्म हवा आएगी। हमें लगता है ओ अंदर की गर्म हवा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उस गैस की उस पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर वाली जो आपने कंडेंस की है उसकी हीट है वो। जब आपने 4 बार 60 डिग्री सेल्सियस की गर्म वेपर पे ठंडी है, उसके लिए वो हवा ठंडी है। कौन सी हवा ठंडी है? एटमॉस्फेयर वाली। जब उसके साथ अभी हमने क्या कर रहे थे? ठंडी ट्यूबों पे गर्म स्टीम डाली तो स्टीम कंडेंस हो गई। अब बाहर क्या हो रहा है? सुनो, हाँ वही ठंडी हवा है, और गर्म क्या है? आपका रेफ्रिजरेंट। जब गर्म रेफ्रिजरेंट ठंडी हवा से संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि आप एक वेपर को ठंडा कर रहे हो। वेपर को ठंडा करके क्या होगा? कंडेंसेशन, जैसे स्टीम के साथ हुआ। भाई समझ में आ रहा है? ऊपर से बाउंसर तो नहीं जा रहे? बाउंसर डक डक करना चाहिए ना, अगर बाउंसर आएगा तो। अभी डक करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, तो यू आर, आप पुल शॉट मार रहे हो ना। हाँ अभिषेक, गुड। दोबारा बोलो कि क्वेश्चन पूछ लो। आर यू इन सिंक? हाँ बोलो बोलो। मतलब ये क्वेश्चन था कि आपने बोला था ना प्रेशर बढ़ाना 4 बार तक, तो इसीलिए बढ़ाया ताकि उसे हम ठंडा कर सकें। Correct. 1 बार पे होता तो 1 बार पे तो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर -20 है ना। तो फिर वो बाहर से और गर्म होगा। एग्जैक्टली, तो हमने जो बढ़ाया इसके साथ यस ठंडा कर यस। पूरा पूरा साइकिल समझो फिर क्वेश्चन पूछना। अभी हम वो गर्म वेपर ठंडी हवा से संपर्क में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस। कंडेंस होके क्या बन जाएंगे? अपना फेस चेंज कर लेंगे और क्या बन जाएंगे? लिक्विड। बन गए लिक्विड, बन गए लिक्विड। लिक्विड के बाद थ्रोटलिंग कर देते हो। थ्रोटलिंग मतलब छोटी सी नैरो ट्यूब से निकाल देते हो, तो वो लिक्विड वो यहां से लिक्विड से फिर वो लिक्विड वेपर फेज में आ जाता है। वो थ्रोटलिंग से इस पॉइंट पे आ जाता है 1 पे। अब यहाँ पे है लिक्विड और गैस का मिक्सचर सा है, लेकिन ज्यादा गैस है। अब इसके इन पे आ गया, वो इसके अंदर आ गया। अब जब इस ठंडी गैस को तुम्हारे कमरे की गर्म एयर, इस ठंडी गैस को तुम्हारे कमरे की गर्म एयर जब गर्मी देगी तो वो हीट गेन करेगी। कौन? रेफ्रिजरेंट गैस।
और कमरे की हवा हीट लूज करेगी। क्लियर? क्लियर? इतना क्लियर? उसने हीट गेन करके, वो एक मिक्सचर है गैस का और लिक्विड का, वो हीट गेन करके बॉयल हो जाएगी, बॉइलिंग की तरफ जाएगी और करते 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 यहां पे आ जाएगा। और ये स्टेडी स्टेट होती है, आपके कमरे का लोड देखते हुए वो फ्लो डिसाइड होता है। उसने हीट गेन किया अंदर आके और फिर बॉयल हो गई उसकी, लेकिन उसकी बॉइलिंग कितने पे हो रही है? -20 पे, इसलिए तुम्हें ठंडी हवा मिलती है। उसकी बॉइलिंग -20 पे हो रही है, इसलिए उसको रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। नहीं तो अगर उसकी बॉइलिंग 40-50 पे होगी 1 बार पे, तो फिर हमारा किसी काम की नहीं है। वो हमारे काम की इसलिए है रेफ्रिजरेंट गैस, क्योंकि उसकी बॉइलिंग -20 पे हो रही है। कौन सा समझ में आया? हैव यू गॉट इट? गुड। नाउ द थिंग इज, कमरे में एयर ने हीट लूज की, उसने हीट गेन की। इसने हीट लूज करके टेम्परेचर डाउन कर लिया, किसने? कमरे की एयर ने। उसने हीट गेन करके अपने आप को बॉयल कर लिया और 0.1 यानी कि बाहर चलेगी वो कंप्रेसर के इनलेट पे। अब कंप्रेसर पूरा सर्कल फिर से दोहराएगा, ये सर्कल घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर? कई बार हम इनमें आजकल रेटिंग आती है, 5 रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग। तो 5 स्टार रेटिंग में ना हम एक थर्मिस्टर लगा देते हैं। थर्मिस्टर बेसिकली वो होता है जो कमरे का टेम्परेचर मापता है। इसी में एक सेंसर लगा देंगे कि भैया जब कमरे का, और रेंज सेट कर देते हैं हम कि ह्यूमन कंफर्ट बोलता है कि मेरे को 24 डिग्री से लेके 22 डिग्री या 20-21 से लेके 24-25 तक के बीच में जब तक टेम्परेचर है तुम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो। यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल आफ्टर 27-28 डिग्री सेल्सियस। ठीक? तो वो, अब ये जो सर्किट है ये कंप्रेसर को ऑन और ऑफ करता है। कौन सा सर्किट? ये थर्मिस्टर वाला सर्किट। उसने सेंस किया कि टेम्परेचर हो गया जी 21, कंप्रेसर बंद, फैन चलता रहेगा इसके अंदर। जो फैन है ऊपर वाला कंप्रेसर जो मेन एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो बंद हो जाता है। कौन सा समझ आया? वो बंद हुआ तो कुछ देर आप तो हीट दे ही रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे, 21, 21.5, 22, 23, 24, 25। जैसे 25 हुआ उसने फिर सेंस कर लिया, अरे बढ़ गया, ऑन, ठक, फिर ऑन, फिर वो टेम्परेचर फिर मेंटेन करेगा, कुछ देर कंप्रेसर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी सेव एनर्जी। पता लग गया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये पता लगा? अब इसमें तुम क्वेश्चन कोई पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो कहाँ पे? हाँ 4 to 1 पे हीट, हाँ 1 to 4 पे, हाँ 4 to 1 पे, हाँ। कौन सी ईयर है? वो बाहर कहाँ पे है? कहाँ से भेज रहे हो बाहर? खोलो इसको, पीछे कुछ सुराख है इसके, खोल दो। हाँ भाई कमरे की एयर ये बाहर फेंक रहा है। इसने यहाँ पे खड़ा हो और ऊपर देखो, वहां से ऊपर से इनलेट ले रहा है। ये क्या कर रहा है? सुन, ध्यान से सुन। अगर हवा का कोई रंग होता ना तो तुम्हें अभी पता क्या नजर आता? कुछ ऊपर से जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, ऊपर से जा रहा है ऊपर से और इधर से बाहर आ रहा है। बाहर कुछ नहीं जा रहा भाई, यही तो मैं रोना पीट रहा हूँ। अंदर की एयर अंदर ही सर्कुलेट हो रही है, समझी मैंने? और क्या है? कन्वेक्शन ही तो है। शॉर्ट टाइम बता देता हूँ पूरा, इसको पहले कंफ्यूज है। हाँ बोलो। नहीं बाहर कुछ नहीं जाता, ये अंदर ही सर्कुलेट हो रही है, ये सर्कुलेटिंग इनसाइड। ये तुम्हारी एयर जो है तुम्हारी वाली वो ऐसे सर्कुलेट हो रही है, ऐसे। ये हार्मफुल होती है, सुगनी है। हाँ ये सारे नॉक्शियस गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस हैं। नाक में घुसेगी, पंजेंट स्मेल होती है, नाक में घुसते तीखा सा लगता है, एक एकदम ऐसे चुभता है। क्या 4 पे? हाँ हाँ दोनों, हाँ दोनों स्टेट होंगी उसकी, लेकिन ज्यादा होगी उसकी कौन सी? लिक्विड, ज्यादा लिक्विड होगी। गैस तो बड़ी हल्की सी है। हाँ बेटे वो तो एक अपने वो पाइपिंग के अंदर है, ये जो घूम रहा है ये पाइप के अंदर है, तुम्हारे साथ थोड़ी कुछ हो रहा है। तो तुम्हारी ये जो ट्यूब है ना उसकी, पूरी बात सुनो, ये ट्यूब से गैस जा रही है ना, तुम्हारी एयर तो इस ट्यूब के ऊपर से ट्रेवल कर रही है ना, अंदर से थोड़ी जा रही है।
अभी कंडेंसर नहीं पड़े, वही वैसी बस वही काम है। ठंडा पानी ट्यूब के अंदर है, स्टीम के साथ मिक्स नहीं हो रहा, वही यहाँ पे है। ठंडी गैस ट्यूब के अंदर है, एयर के साथ मिक्स नहीं हो रही है, एयर उसके ट्यूब के सरफेस के ऊपर से ट्रेवल करती है और उस ट्यूब के सरफेस से ट्रेवल करते हुए हीट लूज करके आगे बढ़ जाती है। पता लगा? दोबारा बोलो। बिल्कुल करता है शक है। स्पीड बोलो क्या बोलो, अब ऊपर से एयर जा रही है, वो जब आप पंखा चलाते हो खाली ना तो एयर को सक करता है और घुमा के जब वो घुमाता है उसको वो टेंजेंशियल वेलोसिटी से ऊपर से उसके कंडेंसर के ऊपर से फेंक रहा है अंदर। उसके अंदर पता क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है देखो ध्यान से। ये क्या हो गया? इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ट्यूब, ये गैस जा रही है इसके अंदर से और यहाँ से एक पंखा है जो तुम्हारा उसके ऊपर है। ये पंखा ये एयर ले रहा है इधर रूम से और उसके ऊपर से मार रहा है बस। तो गैस कैसे मिक्स हो जाएगी? गैस मिक्स हो ही नहीं सकती। भाई तुमने रेफ्रिजरेशन ढंग से नहीं पढ़ा इसका मतलब, या पढ़ा है तुमने ध्यान नहीं दिया है। चलो इधर देखो, अब समझ में आया तुम्हें? कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया, आज डीपली समझ में आ गया। अब तुम जाके आरएससी रिवाइज भी करना और मैं नेक्स्ट क्लास आऊंगा ना तो मेरे से डिस्कस करना आरएससी को, कुछ भी पॉइंट हो, एनी डाउट। उसके बाद ना कुछ नहीं यार, जो फंडा क्लियर हो गया ना उसके बाद बस पॉइंट पकड़ने हैं 1 2 3 4। तुम्हें और कुछ नहीं आता, तुम्हें गेट में से ज्यादा कोई नहीं पूछता। 1.2 पॉइंट के बीच में कितना हीट ट्रांसफर हो गया जी, लो जी मास फ्लो रेट इनटू एंथैल्पी डिफरेंस, इतना ही पूछता है वो। तुम्हें एक्स पता होना चाहिए कितना है, डायनेमिक फ्रैक्शन, एंट्रोपी पता होना चाहिए, एंथैल्पी पता होना चाहिए। ये तीन चीजें आ गई, सारा दुनिया का कोई रैंकाइन साइकिल, कोई रेफ्रिजरेशन साइकिल कुछ आ जाए तुम सब निकाल दोगे। ठीक है, फिर ब्रेटन साइकिल आता है, रिवर्स ब्रेटन लगता है गैस उसमें गैस टर्बाइनों में जहाजों में, और रिवर्स ब्रेटन लगता है उसी के रेफ्रिजरेशन साइकिल में। जहाजों में एक रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी लगता है जो आपको ठंडी हवा देता है, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत सारी एनर्जी लग जाती है अंदर रेफ्रिजरेशन साइकिल चलाने में, जबकि रिवर्स ब्रेटन साइकिल बहुत कम एनर्जी लेके ज्यादा ठंडक दे देता है। इसमें कंप्रेसर लगे, कंप्रेसर इज अ ह्यूज एनर्जी ईटर ऐसा बोलते हैं। नहीं, दिस इज नॉट रिवर्स ब्रेटन, दिस इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, VCRS। अभी तो करवाया, कंप्रेस नहीं किया तो फिर वेपर को कंप्रेस कर दिया, इसलिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है चीजें? These are very interesting. Please be interested in your thermal engineering or mechanical machine design. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार। इनको एज ए साला वो नहीं पढ़ना एग्जाम क्लियर करना है, इनको इसलिए पढ़ना है तुम्हें एक अच्छी इंजीनियर बनना है। यू शुड नो ऑल द थिंग्स, टिप्स यहाँ पे होना चाहिए सब कुछ। कल को कोई बात करे यू शुड बी एबल टू आंसर। मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। आपको कोई पूछे भैया इस कमरे में कितने टन का एसी लगेगा, यू शुड आंसर 10 फुट 10 फुट 10 फुट 1 टन का लगा, 15 फुट 15 फुट 15 फुट 1.5 टन का लगा, 20 फुट 20 फुट 20 फुट 2 टन का लगा। ओके, तुम लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो रहा है? ओ मेरा बच्चा, 1 टन रेफ्रिजरेशन बेटे, 1 टन रेफ्रिजरेशन, 1 टन रेफ्रिजरेशन। पता क्या होती है ये? ध्यान से सुनना, बोल तुम पता है तो बताओ। सर 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है, टन का मतलब होता है 1000 केजी। अगर हम 1000 केजी आइस को इस रूम में रखते हैं तो वो 24 घंटे में इस रूम को कितना ठंडा करती है? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड 1 टन रेफ्रिजरेशन। ध्यान से सुनो, 1 टन बर्फ एक इस कमरे में रख दी, 24 घंटे में उसने जितना हीट ट्रांसफर किया वो होता है 1 टन रेफ्रिजरेशन। और क्योंकि हमें बर्फ का लेटेंट हीट पता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या 3.5 किलोवाट। अगर मैंने 1 टन का एसी लगा रखा है, हर सेकंड ये एसी इस कमरे से 3.5 किलो जूल हीट को बाहर लेके जा रहा है। सॉरी, पता लगा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हर सेकंड में ये 1 टन का एसी 3.5 किलो जूल हीट को बाहर लेके जा रहा है। और अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन है, टेम्परेचर बराबर है,
तो तुम भी 3.5 जनरेट कर रहे हो कमरे में और 3.5 ही वो बाहर लेके जा रहा है हर सेकंड। इसलिए कमरे में एक स्मूथ टेम्परेचर मेंटेन हो गया। अब मैंने बंदे कर दिए यहाँ पे ज्यादा, 30 आदमी बिठा दिए, क्या ये काम करेगा? नहीं, काम नहीं करेगा। इसकी एफिशिएंसी क्या डाउन हो जाएगी? तुम दे रहे हो 7 किलो जूल और ये लेके जा रहा है 3.5 किलो जूल। टेम्परेचर हर सेकंड बढ़ेगा, हर सेकंड टेम्परेचर बढ़ेगा। और फिर 15 मिनट बोलोगे सर कपड़े उतारो यार, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर भी कम कर दें तो भी कुछ नहीं, उसकी क्षमता है ना, उसकी क्षमता 5-10 आदमियों की, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके। अब पता लगा वन टाइम रेफ्रिजरेशन। वन टाइम रेफ्रिजरेशन को चाहे वैसे याद रख लो जैसे हमने बताया, या जब उसको लेटेंट हीट वगैरह डालोगे तो 3.5 किलो जूल 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को रिवीजन चाहिए? हाँ, तुम एक काम करो, तुम पूरा सिलेबस पढ़ना, बाद में बात की बात कर रहा हूँ, फिर हम बीच बीच में क्लास रख लिया करेंगे तुम्हारे डाउट्स। अरे पूरी मैकेनिकल यार, तुम यू आर टॉकिंग टू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर यार। ये टिप्स पे हैं चीजें, आज से 15 साल पहले पढ़ी थी, आज भी टिप्स पे हैं। फॉर्मूले कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, बट फंडामेंटल्स कहीं नहीं जाते। तुम लोग पढ़ना ढंग से, पूरा सिलेबस तैयार करना। जब तुम्हें डाउट आएगा इनको बोल देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारा डाउट क्लियर करने। तुम्हारे नंबर आने चाहिए बस, मेरे को ये है। अरे जो मर्जी बोलता रहा हूँ यार, तो क्या बात करते हो? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, क्या नहीं आता बताओ? सोम मशीन डिजाइन, हाँ तो मेरे डाउट है जैसे कि वाइब्रेशन में है, जो मर्जी पूछो यार, कोई मैं दिक्कत सर नहीं। सर ने जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाई थी ना, तो 2 पार्ट होते हैं, खुद की स्टार्टिंग खुद की डायनामिक्स। तो सर ने डायनामिक्स तो पढ़ा दी 4-5 दिन में, बट क्वेश्चंस नहीं कराए, तो वो क्वेश्चन मैंने आती है। ले आना कभी भी ले आना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज नथिंग बट फिजिक्स +1 +2 की फिजिक्स है वो, जो हम पहले पढ़ते थे ना। वो लेके ऊपर प्लेन के ऊपर जा रहा है, बेल्टें लगा दी, उसकी स्पीड क्या होगी, वो सब चीजें बेसिक फिजिक्स है वो। कुछ भी पूछना है यार, सब आंसर कर देंगे। स्प्रिंग्स स्टिफनेस, ठीक है, स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होती है? कितना लोड लगाने पे कितना उसने अपने आप को डिफॉर्म किया, दैट इज स्टिफनेस, न्यूटन पर मीटर। समझ में आए? ये स्प्रिंग में, स्प्रिंग को मैंने धक्का मारा, 80 न्यूटन से गिरा और वो 10 mm मूव किया, तो उसका स्टिफनेस हो गया। डिफ्लेक्शन कोई, उससे तो स्टिफनेस नापते हैं। स्टिफ क्या होता है? व्हाट इज स्टिफ? तुम्हारी बॉडी बहुत स्टिफ है मतलब अक्कड़ है। एग्जैक्टली अक्कड़, देसी भाषा में अक्कड़ है। तो स्प्रिंग में होता क्या? अक्कड़ ही तो होती है। तुम्हारी गाड़ी के नीचे वो हेलिकल स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें है क्या? स्टिफनेस ही तो है, रोक के रखती है उसको। झटका आया, शॉक अब्सॉर्ब कर लेती है और आगे चले जाते हो। अकड़। अब उसकी डिजाइनिंग है, गाड़ी में अगर मैं इतना पिद्दू सा स्प्रिंग लगा दूंगा काम नहीं करेगा। उसी डिजाइनिंग के लिए तुम मशीन डिजाइन पढ़ते हो कि कितना लगाऊं, इतना डाया रखूं, इतना लोड है। लोड कितना है? 4 पहिए हैं गाड़ी के, गाड़ी का लेटर से 1 टन लोड है, तो हर पे 250 न्यूटन आ गया। 250 न्यूटन आ गया, 250 न्यूटन का तुम दोगुना कर लो। क्यों? इम्पैक्ट पड़ता है जब गाड़ी में रास्ते में चलती है, ढक ढक ढक। तो 500 न्यूटन एक 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 स्प्रिंग पे लोड आ गया। 500 न्यूटन लोड हुआ, डिफ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए उसके बता दिया, इतनी डिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि नीचे ना लगे गाड़ी। तो उसने बोल दिया कि ठीक है भाई 500 न्यूटन का उसका लोड रखो, और ये स्प्रिंग जो है ज्यादा से ज्यादा 5-10 mm मूव करे, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मेरे को स्टिफनेस मिल गई, कितनी मिल गई? 500 न्यूटन और 10 mm, यानी कि 50 न्यूटन पर mm। तो मैं स्प्रिंग डिजाइन करूंगा जिसकी स्टिफनेस कितनी होगी? 50 न्यूटन पर mm। उसके हिसाब से वायर का डाया निकल जाता है। मटेरियल तो स्प्रिंग स्टील्स होते हैं उसके, स्प्रिंग स्टील्स, लेकिन वायर का डाया इज अ वेरिएबल। तो कितना रखूं? 8 mm रखूं, 10 रखूं, 12 रखूं, वहां से वो कैलकुलेट कर। ये मशीन डिजाइन है। तुम लोग पढ़ना, कोई डाउट आए, आई एम ऑलवेज हियर। मैं तो देहरादून में ही हूँ। तुम लेकिन द क्वेश्चन इज, तुम पहले पूरा सिलेबस पढ़ो, फिर हम एक कलेक्टिव क्लास रख लेंगे कि जब आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, फंडामेंटल्स अगर मेरे से डिस्कस करोगे ना तो फंडामेंटल पूछोगे तब मेरे को मजा आएगा। ये मत कहना सर ये कैलकुलेशन देखना जरा कैसे हो रही है, वो फिर मेरे को मजा नहीं आएगा। कैलकुलेशन में साला है क्या? 4 बारी बैठ के कर लो, कैलकुलेशन तुम्हारी ठीक हो जाएंगी। मैंने बोला तो है तुम्हें, 8-8 घंटे पढ़ाई करना शुरू करो, कैलकुलेशन तुम्हारी ठीक हो जाएंगी। हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए मेरे को बुलाना, सर ये बताना जरा रेफ्रिजरेशन साइकिल समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये ब्रेटन साइकिल समझाइए।
ये स्टर्लिंग साइकिल समझाइए, ये मेरे को बताइए, ये वो हीटिंग कॉइल पे इतनी एयर कैसे जा रही है, क्यों इतना हीटिंग कॉइल से वो हीट जा रहा है आगे। क्लियर हो गया? हाँ, थ्रोटलिंग बताता हूँ। थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग होता पता क्या है? थ्रोटलिंग एक स्पेशल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, उसमें एंथैल्पी बराबर रहती है, हालांकि पूरी बराबर नहीं रहती, हल्की सी ऊपर नीचे हो जाती है। एंथैल्पी उसको क्या करते हो आप, गैस को ना एक बहुत पतली सी ट्यूब से निकालते हो। जब बहुत पतली सी ट्यूब से निकालते हो तो होता क्या है, उसका प्रेशर डाउन चला जाता है। क्यों जाता है उसका प्रेशर डाउन? ड्यू टू प्रेशर लॉसेस, हेड लॉस। हेड लॉस पता क्या होता है? हेड लॉस नहीं पता? हेड लॉस पता है आपको? डार्सी वीसबेक इक्वेशन याद आई? H इज इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD। पतली ट्यूब है, सॉरी पतली ट्यूब है तो डाया बहुत, ये अंदर चला गया यार। अंदर चला गया। इसका फाइन तो नहीं पड़ेगा मेरे को? चलो छोड़ो, कोई ना। डाया कम है और पतली में से निकाल रहे हो तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ये कम वो ज्यादा, तो हेड लॉसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जब हेड लॉसेस बढ़ा दोगे तो हेड लॉस, हेड इज बेसिकली व्हाट? प्रेशर। प्रेशर को आपने क्या कर दिया? कम कर दिया। ये होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। समझ में आ गया? ठीक है, उसको पतली सी लंबी सी ट्यूब, लंबी सी क्यों? क्योंकि एलबी हमने क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया, लेंथ बढ़ा दी, तो आपका प्रेशर लॉस हो जाता है। लेकिन ये ऐसा प्रोसेस माना जाता है कि इसमें एंथैल्पी ऑलमोस्ट बराबर रहती है, ऑलमोस्ट, पूरी इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट बराबर रहती है। तो इसका एक ही पर्पस है, प्रेशर को डाउन करना। कहां तक लेके आना है? जितना मेरे को यहाँ पे चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? थ्रोटलिंग प्रोसेस क्लियर हो गया? ये फंडामेंटल जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ तो आ रहे हैं ना? ऊपर से तो नहीं जा रहे? सी आई एम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई वांट टू मेक एवरीथिंग लॉजिकल, और पीछे मैं उसका बेस दे रहा हूँ कि यार ये इसलिए ऐसा, इसलिए ऐसा, इसलिए। व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग ना, यू आर इन लाइन टू बिकम अ गुड इंजीनियर, गुड साइंटिस्ट। बनना है ना इसरो? कि ऐसी ठीक है? देहरादून में डीआरडीओ है? पता ही नहीं होगा। कहाँ पे है? हाँ, हमारे यूनिट के सामने ही है। ठीक है, तो हम, आई आई हैव टू इंटरेक्ट विद साइंटिस्ट्स, लेकिन बहुत से फंडे हम उनके क्लियर करते हैं। साइंटिस्ट तो बन गए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है? रट्टा मारो, एग्जाम क्लियर करो, बैठ जाओ। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट एवरीवन नोज एवरीथिंग। इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन जिसके फंडे भी क्लियर हो, एग्जाम भी क्रैक करके बैठा हो, और सब कुछ आता भी हो, है ना? ज्यादातर लोग क्या रट्टे वाले हैं यहाँ पे। डीआरडीओ का एग्जाम होता है ना, वो एबीसीडी वाला होता है। एबीसीडी वाला समझते हो? ऑब्जेक्टिव नेगेटिव तो होती है यार, पर जो रट्टे वाले हैं ना, तो इंडिया में ना रट्टे वाले बड़े तगड़े हैं यार। तुम एक इंडियन बच्चे को कंपेयर कर लो, गोरे के बच्चे को कंपेयर कर लो, साला ऐसे रट्टे मारते इंडिया के बच्चे ना, हर चीज टेबल, साला 9 1 9 9 2 8, ये छोटा सा बच्चा सुना देगा, क्योंकि रट्टे मार रखे हैं यहाँ पे। उसको उसको वैसे नहीं याद कि नो को नो ऐड करके 18 बनेगा, लेकिन उसको ये पता 9 2 18। बट दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड मैं उस दिन भी डिस्कस किया था, ये प्रॉब्लम के साथ, इसी प्रॉब्लम्स के कारण हम लोग साला R&D में बहुत पुअर हैं। फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, एग्जाम करके पोस्ट ले लेते हैं बस। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप साला एग्जाम से एक दिन पहले सारे न्यूमेरिकल रट्टे मार लोगे, थ्योरी रट्टे मार लोगे, अगले दिन सुबह जाकर एग्जाम देके पास हो जाओगे, 100 में से 80 नंबर आ गए मेरे। तो टीचर भी खुश, तुम भी खुश, डिग्री मिल गई, कॉलेज से बाहर चले गए, मौज लगी। गेट के पेपर में पकड़े गए जहाँ फंडामेंटल्स पकड़ते हैं वो, तब। क्योंकि ये पेपर डिजाइन करते हैं आईआईटियंस। आईआईटियंस बिलीव इन फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स। क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि वो साले बाहर से पढ़ के आए हैं, मास्टर्स पीएचडी बाहर। सभी का प्रोफाइल देखना वहां पे प्रोफेसर्स का, कोई मैसाचुसेट्स से पढ़ के आया, कोई साला फ्रांस से पीएचडी करके आया, कोई कनाडा से, कोई यूके से पीएचडी करके आया, सबका। और वहां जाके उनको ना, दे फाइंड अ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, देन दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट हियर। ठीक है यार, यहाँ भी इंप्रूव किया जाए। चलो।
खैर, हीट एक्सचेंजर्स वापस आ जाए। माई मेन कॉन्सेप्ट इज तुम्हारे फंडे क्लियर करना। फंडे क्लियर, सारा दुनिया में तुम लोगों को जहां मर्जी खड़ा कर दूं, कुछ भी पूछ लो, सब आता है। किसमें? हाँ, गुड क्वेश्चन। पानी, वो पानी पता कहां से आया है? वो पानी आया है, ये जो एयर है ना कमरे की, इसमें तुम जब सांस छोड़ते हो तो तुम्हारे जो अंदर अंदर से जो हवा निकलती है, या एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होता है, ठीक है? वो मॉइस्चर क्या होता है, जब वो मॉइस्चर का एक ड्यू पॉइंट होता है, ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट है जहां पे ओस ओस बन जाती है। क्रिकेट मैच में होता है ना, रात को ड्यू जम गई जी, बॉल हाथ से फिसल रही है, वो क्या होता है बेसिकली, एनवायरनमेंट में जो आपकी एयर है, ये कितना मॉइस्चर ले सकती है, इट इज अ प्योरली अ फंक्शन ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर, हायर इज द क्षमता टू टेक मॉइस्चर, लोअर द टेम्परेचर, लोअर इज द क्षमता टू टेक मॉइस्चर। दिन में हुई बहुत सारी धूप पड़ी, देहरादून की बात करते हैं, बहुत सारी धूप पड़ी, बहुत सब जो नीचे पानी था एवेपोरेट होके एयर में आ गया, क्योंकि एयर क्या, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था दिन में, धूप पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा, क्षमता ज्यादा थी, ज्यादा मॉइस्चर ले लिया उसने, लेके एयर घूम रही है। जैसी ही शाम ढली, तुरंत एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है। जब टेम्परेचर गिर जाता है तो इसका जो बीच का मॉइस्चर है, वो अब उसकी क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं का मतलब पता क्या, वो मॉइस्चर इसमें रह नहीं पाएगा, इसमें नहीं रह पाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंडेंस। कंडेंस होकर क्या बन जाएगी, ओस बन जाएगी। यही इसमें हो रहा है। तुम जब गर्म हवा ने उसके ऊपर से गुजरी, किसके, ठंडी ट्यूब के ऊपर से, तो ठंडी ट्यूब के साथ जब संपर्क में आई, तो बहुत सारा मॉइस्चर ऐसा था, बहुत सारा मॉइस्ट एयर ऐसी थी, जो उसके संपर्क में आते ही पानी बन गई। पानी बन गई, टप 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 करके वहां से नीचे गिरना शुरू हो गया। चल गया? हम तो नहीं करते। नहीं, तुम कोई पानी नहीं दे रहे हो, वो कुदरती नेचुरल है। वो एयर का आपकी एयर का मॉइस्चर है। एक्चुअली जब जब भी कंट्रोल होता है ना, तो दोनों पे इकट्ठा कंट्रोल होता है। किस किस पे, मॉइस्चर पे भी, टेम्परेचर पे भी, क्योंकि दोनों आपस में इंटरलेटेड हैं। मैंने अभी बताया, हायर द टेम्परेचर हायर द मॉइस्चर क्षमता, लोअर द टेम्परेचर लोअर द मॉइस्चर क्षमता। तो जो हाई टेम्परेचर की एयर जब ठंडी होके बाहर आई, तो बीच का जो मॉइस्चर वो नहीं ले पाई, वो कंडेंस होके बाहर। समझ में आ गया फंडा? फंडे क्लियर कर लो यार, ठीक है? ओके, चलें आगे बढ़े। आज इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक, हीट एक्सचेंजर्स प्रैक्टिकल है ना, मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर, नंबर 1, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। नंबर 1, खराब हो गया साला। हम्म हम्म उसको ये मत बोलना गिरा है, उसको बोलना कि वो अंदर चला गया। बाहर को बोलो कि ये और है तो दे दो, ये अंदर चला गया। क्लास में किसी क्लास को डिस्टर्ब मत करना यार। अभिषेक शुक्ला, सब समझ में आया? इंटरेस्टिंग है। ओके गुड। तुम यहाँ पे कब आओगे वापस, देहरादून में? ये आते ही नहीं है, ये दिखेगा कभी नहीं। चलो ठीक है। ये देहरादून का नहीं है क्या स्टूडेंट ये? अच्छा अच्छा, चलो गुड। ओके 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 शुक्ला, फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल क्लियर है ना, गेट गुड सब निकल जाएंगे। फोकस ऑन फंडामेंटल्स, ओके। बस थोड़ी देर और पढ़ते हैं, फिर चलते हैं यार। अगले फ्राइडे पढ़ेंगे, 2 लंबी क्लासेस रखेंगे, एसटी खत्म कर देंगे, ठीक है?
क्या हुआ? अगले वीकेंड खत्म कर देंगे ना। अब तो थोड़ा बचा है, ज्यादा नहीं बचा। हीट एक्सचेंजर से, रेडिएशन से, कन्वेक्शन है। थैंक यू यार। अरे वाह, सफेद मिल गया है। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप heat exchanger. In this type of heat exchanger, both fluids do not come into contact with each other, but transfer of heat occurs between them. Transfer of heat occurs between them. इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, इसकी क्लासिफिकेशन है पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, शेल एंड ट्यूब। चार तरह की क्लासिफिकेशन है, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, शेल एंड ट्यूब। Shell and tube, we have already studied shell and tube, and it's time to study this. अब देखो पैरेलल फ्लो, देखो दो पाइप है, यहां से जा रहा है जी ठंडा फ्लो और यहां से जा रहा है गर्म फ्लो, हॉट वाटर। पाइप के अंदर से हॉट वाटर और बाहर से कोल्ड वाटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसका ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टी हॉट इनलेट, यहाँ पे आ गया टी कोल्ड इनलेट, यहाँ पे आ गया टी हॉट एग्जिट और यहाँ पे आ गया टी कोल्ड एग्जिट। कर दूं आगे? अब काउंटर फ्लो की बात करें तो
क्या होगा खुद बताओ, क्या होगा इसमें? करेक्ट, the hot flow is going to be like this and cold flow is going to be like hot cold दोनों में से ना कोई अंदर कोई बाहर कुछ भी हो सकता है, it depends. Okay, let us say फिर यहाँ पे आ जाएगा इसका T hot inlet और यहाँ पे आ जाएगा T cold exit और यहाँ पे आ जाएगा T hot exit और यहाँ पे आ जाएगा T cold inlet. This is your counter flow. ठीक हो गया, आगे चलें? हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा है क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो में क्या होता है, ऐसी ट्यूब्स होती है, या इसको रेडिएटर वाला बनाते हैं। चलो रुको, गाड़ी का रेडिएटर देखा सबने? अच्छा पार्टी, गाड़ी का रेडिएटर देखा सबने? हाँ वो हीट एक्सचेंजर। वेरी गुड, हाँ क्रॉस फ्लो वही बोलना चाहता था। चलो पढ़ते हैं इसको। गाड़ी का जो रेडिएटर होता है उसमें आता है गरम गरम पानी ऊपर से, और हवा ऐसे आ रहा है ना ऊपर से और सामने से आती है हवा। ये हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉस फ्लो। ना तो हवा काउंटर है ना पैरेलल है, लेकिन उसके 90 डिग्री पे है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस फ्लो। एयर ऐसे आती है, ऐसे। वाटर कम्स फ्रॉम अबव 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 अबव, गोज डाउन। ठीक है, ये हो गया क्रॉस फ्लो। शेल एंड ट्यूब आपको ऑलरेडी पता है, शेल एंड ट्यूब ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज शेल एंड ट्यूब। परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है काउंटर की, फिर शेल एंड ट्यूब, फिर क्रॉस फ्लो और फिर पैरेलल। सबसे बेहतर होता है काउंटर फ्लो। देखो टेम्परेचर प्रोफाइल्स ऑफ उसको हम मेन रीजन, वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम बोलते हैं ना इंजन बैठ गया, अच्छा नया बोल रहे हो कि पुराना बोल रहे हो, पहले तो ये बताओ। नए के रीजंस कुछ और होते हैं, पुराने के कुछ और होते हैं। न्यू वाला, गुड। न्यू वाला पता कब बैठ जाता है? एक उदाहरण देता हूं। इंजन चल रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर पे चलता है। अच्छा इंजन में क्या होता है ना, पिस्टन और सिलेंडर्स के बीच में है क्या होती है? जगह नहीं होती भाई, एकदम एकदम टाइट चलते हैं वो, ऐसे पिस्टन और सिलेंडर। ठीक, समझ में आई? अब होता क्या, जनरली केस कैसे होते हैं, कब हम बोलते हैं इंजन बैठ, इंजन गया? हाँ, सुन ले पूरी बात पहले। वो एक दिस वन ऑफ द रीजन, मैं तुम्हें एक ऐसा रीजन दिखाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा इंजन गया मतलब क्या हुआ। इसमें चीजें चल रही, क्रैंकशाफ्ट चल रही है,
ठीक है, कनेक्टिंग रॉड चल रही है, कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करती है पिस्टन सिलेंडर को किसके साथ, क्रैंकशाफ्ट के साथ। कनेक्टिंग रॉड फोर्स्ड होती है, बहुत हाई स्ट्रेंथ वाली होती है, एक सुराख इधर होता है ऐसे करके लंबा सा, एक सुराख इधर, फोर्जिंग से बनाते हैं मार मार के उसको, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब देखना क्या होगा। अब हुआ क्या, तुमने गाड़ी, बारिशें पड़ रही हैं लेटर से, पानी है बहुत ऊपर तक, और तुमने गाड़ी अंदर घुसा दी, तो जहां से एयर सक हो रही थी वहां से सक क्या हो गया, पानी, लेटर से पानी सक हो गया। जैसे ही पानी सक हुआ, वो चला गया कंप्रेसर, उसके जो नोजल होती है, डीजल इंजन की बात कर रहा हूं, वो चला गया पंप 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 जो आपका पंप तो डीजल को अंदर फेंकता है, और उधर से एयर आती है, जब वो सक्शन लेती है, सक्शन के साथ इस बार एयर के साथ क्या आ गया, पानी। पानी होता ठंडा। जैसे ही ठंडा पानी अंदर घुसा, बहुत हाई मात्रा में, भारी मात्रा में पानी घुसा, इसने एकदम से क्या कर दिया, चीजों को ठंडा कर दिया, और चीजें जकड़ी गई, एकदम से ऐसे कंप्रेस हो गई। जब चीजें कंप्रेस हुई तो पिस्टन सिलेंडर ने पकड़ लिया किसको, पिस्टन को मूव होने से रोक दिया। लेकिन उधर से घूम रही है क्या, फ्लाईव्हील के साथ क्या घूम रही है, क्रैंकशाफ्ट। वो मारेगी झटका ऐसे, और उसको क्रैंकशाफ्ट को, कनेक्टिंग रोड को तोड़ देगी। अब गया इंजन, अब जो मर्जी कर लो, सेल्फ मार लो, कुछ कर लो, अब कुछ नहीं होगा, अब इंजन इज गोन। ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ओके, अब मैंने तुम्हें सारा मैकेनिज्म समझा दिया। अब इसी में, अब तुम क्या बोल रहे थे, अब बोलो। पानी कम हो जाता पानी कम हो जाता है। जब पानी कम हो जाता है तो इंजन हो जाता है ओवरहीट, ठीक है ना। उसकी हीट जो बाहर लेके आनी थी पानी को, वो अब लेके नहीं आ रही। इंजन हीट 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 हीट, बहुत हीट हो गया। जब बहुत हीट हो जाता है तो सब चीजें एक्सपेंड करती हैं टेम्परेचर के साथ। एक पॉइंट ऐसा आता है, वो अंदर का जो पिस्टन है, जो अंदर का पिस्टन है, वो एज उसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंजन। क्योंकि इंजन बहुत बड़ा है, पिस्टन उसका क्रॉस सेक्शन कम है, तो ये एक्सपैंड हो गए, इसने धक्का मारा वॉल्स को और जाके जकड़ दिया वॉल्स को। इतना जकड़ा कि उसने धक्का, एक्सपेंशन के कारण उसने धक्का मारा, और आपका अब जो स्ट्रोक पूरा होना था, स्ट्रोक पूरा नहीं हुआ। ये हम बोलते हैं ओवरहीटिंग के कारण इंजन बैठ गया। पहले हमने पढ़ा था पानी घुसने के कारण इंजन बैठ गया, दो रीजंस दे दिए। और कोई रीजन पूछना चाहते हो, और कोई डाउट है? तो अल्टीमेटली पिस्टन एंड सिलेंडर जब तक मोशन सही चलती रहेगी, इंजन चलता रहेगा। है। तो जैसे अगर पिस्टन एक्सपेंड करना है तो हम पहले ही अच्छा सा पिस्टन बना दें। किस मटेरियल का बनाओगे? वही तो मेटल का ही बनाओगे ना, तो मेटल तो एक्सपेंड करेगा ही टेम्परेचर के साथ भैया। उसने सर्किट तभी तो दिया कंट्रोल, नहीं तो कंट्रोल क्यों करते? व्हाई वुड यू हैव कंट्रोल्ड द इंजन टेम्परेचर? चलने दो साले को, अगर ऐसी इश्यू नहीं है तो चलने दो। बट यू आर गिविंग अ कूलिंग सर्किट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। वो पर्पस मीट नहीं होगा अगर तुम्हारा वो कूलिंग सर्किट बैठ जाएगा। अब कर लो क्या करते हो। दोनों केसेस समझ में आ गए? जैसे पुराने इंजन है आप बोल हाँ, पुराने इंजन में ये वाला रीजन होता है जो ये बोला बोल रहे हैं। किसी का कूलिंग सर्किट में क्या होता है, और उसकी ट्यूबों में लोग बहुत बहुत साल चलता है तो स्लैग जम जाती है। स्लैग बोल रहा हूँ, दूसरी सिल्ट, मिट्टी। मिट्टी जमने से क्या होता है, डाया कम हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है, बंद कर देता है पानी का फ्लो, लेकिन तुम चलाई जा रहे हो गाड़ी, दगड़ 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 दगड़, तो पानी का फ्लो बंद हुआ मतलब क्या हुआ, आपका हीटिंग, कूलिंग रुक गया। कूलिंग रुक गया, एक दिन ऐसा आएगा आपका इंजन बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं इंजन बैठ गया। समझ में आया? इंटरनल कम्बशन इंजन पढ़े थे, आईसी पढ़ा था, पढ़ लो यार इसको, समझ में आ गया? इट्स ऑल साइकिल। जब साइकिल रुकता है ना, मतलब उसका जो, क्योंकि यार वो इंजन, तुमने इंजन को फ्लाई व्हील दे रखा है, फ्लाई व्हील उसको रोकने नहीं देगा। पीछे से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो साला तोड़ देगा किसी चीज को। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, कि जो चीज चल रही है वो रुकेगी नहीं, उसको तुमने इनर्शिया दे रखा है। कल मैंने गायरोस्कोपिक इफेक्ट पढ़ाया था ना, वो इनर्शिया उसको रुकने नहीं देगा, शाफ्ट को। जोर लगा लो, जो मर्जी कर लो, वो झटका मारेगा, पीछे तोड़ देगा साला सब कुछ वो, अगर आगे से कोई, पीछे से कोई कंस्ट्रक्शन आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। पानी अगर वैसे जब जाएगी तो टूट भी तो जाएगा। दोबारा बोलो। तो जब पानी जाएगा उसमें ठंडा चला गया ना एकदम, जहाँ कम है। वो तो कुछ नहीं है, सीधा ठंडा पानी अंदर घुस गया। जहां से, तभी तो यार एयर वाला जो सक्शन वाला थोड़ा ऊपर बनाया जाता है, कि ये पानी जाने का चांसेस कम से कम हो। जिन जिन गाड़ियों का ये नीचे होता है ना, उसमें ज्यादा खतरा होता है।
तो सबसे अगर पानी जाके अंदर, पानी जब गाड़ी में चला गया और गाड़ी बंद हो गई तो समझदारी किसमें है पता है? सेल्फ मत मारो। गाड़ी बंद हो गई का मतलब है शांति से बैठो भाई, पानी चला गया अंदर, अब तो ये पानी सूख के बाहर आएगा तभी तू सेल्फ मारियो, अदरवाइज इसको खड़ा रहने दे गाड़ी को। नहीं तो 2-2.5 लाख का इंजन गया, नया इंजन पड़ेगा अब। जैसे गलती से गाड़ी पानी में चले जाती है, हाँ। तालाब में, तो खराब हो जाती है। हाँ तो तालाब में तो वैसे ही तैरती है उसमें टायर थोड़ी चलते हैं फिर। नहीं, मतलब अगर तालाब में चले गए, हाँ। तालाब से निकाल जाता तो सूखने देते हैं ना, वो जो समझदार मैकेनिक होते हैं ना, वो कहते हैं साले इसको 3 दिन पहले धूप में खड़ी करो, पानी सारा बाहर जाएगा, फिर इसके सेल्फ मारूंगा। छोड़े थोड़े पानी से कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा जब तुमने पानी के अंदर घुस गए, सक्शन तो सक्शन है, उसको तुम जब तक एयर में रख रहे हो तो एयर सक करेगा, जब उसको पानी में रख दो पानी सक कर लेगा, वो सक्शन ही सक्शन। हाँ, खड़ी गाड़ी है ना, उसमें तुम सेल्फ मारोगे कुछ नहीं होगा क्योंकि इंजन ठंडा है, कुछ ऊन ही नहीं होगा यार। चलने के लिए उसको वो चाहिए ना, इट नीड्स ऑक्सीजन। अब तुम डूब गई है गाड़ी, तो ये तो केस हुआ है, तुम चल रहे हो, गाड़ी पानी में घुस के बंद हो गई, अब सेल्फ मत मारना, अब सेल्फ मारी तो गाड़ी गई। बस करें आज के लिए, मजा आ रहा था देखते सुन के। शुक्ला समझ में आया आज? शुक्ला हम लोग आज फ्राइडे गेस्टेड हॉलीडे है, तो फ्राइडे को मिलेंगे सुबह 10 बजे। ओके थैंक यू, आज के लिए बस, मैं भी थक गया यार। तुम लोग नॉलेज इतनी लेते हो, मेरे से, मेरी नॉलेज कम हो जा रही है ऐसा कुछ।